और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। देखिए, जब 14 वर्षों वनवास करके भगवान श्री राम अयोध्या लौट रहे होंगे त्रेता युग में, तो कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा जब वर्तमान में हम देख रहे हैं। पूरी जनता उत्साहित है, उत्सुक है और अयोध्या सज धज कर तैयार हो रही है प्रभु श्री राम के आगमन करने के लिए। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। देश विदेश से लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही हैं, लोग बेहद उत्साहित हैं और सभी की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विशेष अनुष्ठान चल रहा है। ऐसे में चौथा दिन है आज, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य गुरु अमोल राज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी। धन्यवाद। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आज चौथा दिन है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि विशेष अनुष्ठान में चौथे दिन का क्या कुछ महत्व होता है, हमारे दर्शकों को समझाइएगा। देखिए, चौथा दिन आज है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज के दिन अग्नि की स्थापना होगी। आज के दिन अग्निकुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी और फिर औषधाधिवास होगा। औषधि से उनका स्नान कराया जाएगा। इसके अलावा घी में उनका अधिवास किया जाएगा, यानी घृताधिवास होगा और आज केसराधिवास होगा उनका। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आज ही के दिन से असली में अगर देखा जाए तो भाई विग्रह तो पहुंच चुका है, पर आज से जो वास्तु के सारे दोष हटाए जाएंगे। आज से नवग्रह की स्थापना की जाएगी, अग्नि की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य पूजन हैं जिनमें औषधाधिवास मैंने जैसा आपको बताया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि आज के दिन जो अग्नि प्रज्वलित की जाएगी इसी अग्नि का वर्ण किया जाएगा, इसी अग्नि से सब कुछ किया जाएगा। और आज की जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है बहुत ही बढ़िया। आज तो अरणि मंथन के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। अरणि मंथन होता है अग्नि मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से अग्नि को प्रज्वलित करना जी। तो ये एक बड़ा ही पावन समय है और आज अगर देखा जाए तो संपूर्ण विश्व ये देखेगा कि किस तरह से वैदिक मंत्रों की क्या शक्ति है और किस तरह से हम बिना माचिस, बिना किसी इस तरह की चीज के भी अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा अच्छा दिन रहने वाला है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थापनाएं होंगी जिसमें गृह स्थापन है, जिसमें रुद्रपीठ का स्थापन है, जिसमें अंग देवता, आवरण देवता का स्थापन है, जिसमें प्रसाद वास्तु शांति है और योगिनी मंडल स्थापन, इस तरह के कई अन्य स्थापन आज किए जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर दिन आज होने वाला है। आज तो बस वो अग्नि देखने का ही मन है सब लोगों का जी। पंडित जी, हम कल चर्चा कर रहे थे, हमने देखा था कि आप भाव के बारे में बता रहे थे, तो हम आज जानना चाहेंगे कि तृतीय भाव क्या कुछ होता है और किस तरीके से हम तृतीय भाव को, हमारे दर्शकों को जरा सा समझाइएगा आप। देखिए, कुंडली का तृतीय भाव जो होता है इसे उपचय भी कहते हैं और ये थोड़ा सा फास्ट काम करने वाला होता है और इस जगह पे जो भी चीज़ें होती हैं वो उत्तरोत्तर उनकी वृद्धि, यानी लगातार उनकी बढ़ोतरी होती जाती है। तो पहले जो चीज़ें चलेंगी वो थोड़े थोड़े समय में बढ़ती चली जाएंगी और थोड़ा सा फास्ट होता है, इसलिए इसे उपचय भी कहते हैं। ये थोड़ा वैसे अच्छा स्थान नहीं माना जाता है, पर इस कुंडली में ये बढ़िया बात है कि इस स्थान में कोई भी अन्य ग्रह नहीं है, यानी कि इस स्थान का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, सिवाय एक चीज़ के कि एक तो ये छोटी दूरी की यात्राएं करवाता है। कौशल यानी कि जितनी स्किल्स होती हैं, तो हम देख ही रहे हैं कि मंदिर में जो स्किल्स का प्रदर्शन किया जा रहा है वो हर तरह से अपने चरम पे है। अगर आप शिल्पकला की बात करें तो इतनी अच्छी शिल्पकला, इतनी अच्छी वास्तुकला का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये सब कुछ तृतीय भाव से देखा जाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ तृतीय भाव से देखी जाती है वो है भाई बहन, छोटे भाई बहन। तो एक बड़ी रोचक कैलकुलेशन इसमें निकल के सामने आ रही है कि यदि सब कुछ इसी तरह से करते रहे तो फरवरी 2025 से लेकर के सितंबर 2027 के बीच में, जब मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा शुरू होगी और फिर शुक्र की अंतर्दशा आएगी, तो उस समय पर छोटे भाई के मंदिर बनने के योग बन रहे हैं जी। छोटे भाई के भी आने के योग बन रहे हैं। तो छोटे भाई में जो इनके सबसे पहले छोटे भाई हैं वो भरत हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फरवरी 2025 में भरत जी के बड़े मंदिर का शुभारंभ हो जाएगा और उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वगैरह 2027 तक संपूर्ण होकर नया मंदिर तैयार होने की कैलकुलेशन आ रही है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है।
एक और छोटी चीज इसमें आ रही है, क्योंकि मंगल की इसमें दृष्टि पड़ रही है, बुध की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत छोटे लेवल पे भी, बहुत माइन्यूट लेवल पर भी जो स्किल्स हैं, जो कौशल है, वो भी इस मंदिर में देखने को मिलेगा। और इस मंदिर से अगर कौशल विकास की चीजें इस मंदिर का को केंद्र मान करके आसपास शुरू की जाती हैं तो सरकार को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। इससे लोगों को, जो यदि हम कौशल की बात करें तो आसपास के लोगों का कौशल बढ़ाने में इस मंदिर का बहुत योगदान होगा। यह अभी की गणना है तृतीय भाव के लिए। जी, ज्योतिषाचार्य जी, आपने बताया कि भाई बहनों के लिए तृतीय भाव के बारे में, तो भाई बहनों के हिसाब से कुंडली के बारे में जिस तरीके से आपने बताया है, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए कि क्या होता है ये भाइयों बहनों के लिए। भाइयों की अगर बात करें तो तृतीय कुंडली का भाव। जी, कुंडली का तृतीय भाव, चूंकि भाई बहनों का भाव मैंने जैसा कि आपको बताया, अब इस कुंडली में हालांकि कोई भी और ग्रह नहीं है, और जो काल पुरुष कुंडली है उसमें इसका स्वामी बुध होता है, और बुध की इसके ऊपर दृष्टि भी पड़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि साथ, और बुध छोटा भाई भी, तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे भाई बहन हैं उनसे अधिक प्रेम रहेगा। यानी इस मंदिर के आसपास जो भी ऐसे छोटे भाई बहनों वाले मंदिर बनेंगे, उन मंदिरों में इसकी बड़ी वो रहेगी, दृष्टि रहेगी। जी, आपने बताया कि ज्योतिषाचार्य जी की भाव पराक्रम होता है, तो ये भाव पराक्रम क्या होता है? जी, ये इस भाव को पराक्रम भाव भी कहते हैं। पराक्रम भाव का मतलब ये होता है कि जहां कहीं भी युद्ध, जहां कहीं भी अपने दम से चीज़ों को खड़ा करना है, जहां कहीं भी अपने कौशल से चीज़ों को खड़ा करना है, वहां पे इस भाव की बात होती है। अच्छा, इस पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ी बहुत इसमें परेशानी तो डेफिनेटली आने वाली है। मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसमें फिर भी इसमें एक चीज़ और अच्छी है, क्योंकि लग्नेश मंगल है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो इसमें आती ही रहेंगी इस भाव के हिसाब से। लेकिन क्योंकि तृतीय भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से और साथ में उपचय भाव है, तो बहुत जल्दी उन परेशानियों से निकल जाएगा। तो पराक्रम का सामना तो इसे करना पड़ेगा, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोगों का ये मंदिर तैयार हो रहा है 500 वर्षों के बाद, लेकिन इसमें कोई बहुत अधिक परेशानी नहीं आएगी। थोड़ी बहुत चीजें बढ़ती रहेंगी और थोड़ी बहुत चीजें पराक्रम की घटती रहेंगी। हाँ, ये मंदिर योद्धा की तरह खड़ा रहेगा और अपने आसपास के सभी मंदिरों को और अपने आसपास की प्रजा के लिए बहुत ही बिल्कुल योद्धा की तरह, ऐसा मान लीजिए कि ये खड़ा रहेगा। ये बहुत अच्छा है। जी, ज्योतिषाचार्य जी, अभी आपने तृतीय भाव की बात की है, मंदिर के बारे में बताया, हम जानना चाहेंगे कि चतुर्थ भाव की बात करें तो मंदिर के बारे में क्या कुछ कहता है? जी, चतुर्थ भाव एक बड़ा अच्छा भाव होता है, केंद्र का भाव होता है, इसे केंद्र का भाव भी कहते हैं। ये भाव माता, भूमि, वाहन, इनका कारक होता है। तो काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा इसका कारक है। अच्छा, चंद्रमा इसमें उच्च है, इस कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, तो माता से संबंध बड़े अच्छे होते हैं ऐसे में। तो यदि हम मंदिर की माता की बात करें तो मंदिर की कोई अन्य माता नहीं है सिवाय भूमि के जी। और दूसरा, चंद्रमा इतना अच्छा है तो भूमि का अर्जन बहुत अधिक होगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक जैसे 84 कोस में अयोध्या है, इस मंदिर की वजह से अयोध्या का दायरा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस मंदिर में भूमि अर्जन यानी भूमि इकट्ठी होगी जिस तरह की कुंडली है उस हिसाब से। प्लस जैसे मैंने बताया, माता, भूमि, वाहन, तो वाहन के भी योग हैं, यानी इस मंदिर की जो फ्लीट होने वाली है, अपनी जो फ्लीट होने वाली है वाहनों की, वो बड़ी अच्छी होगी और काफी दूरी तक ये चीजें चलेंगी। साथ में अन्य वाहन यानी कि वायु वाहन का भी इसमें योग होता है। तो जो हम देख ही रहे हैं कि एक हवाई अड्डा बन के तैयार है और बहुत जल्दी और बहुत बड़ा हो जाएगा। मंगल की दृष्टि इसके ऊपर पड़ने से थोड़ी सी समस्या ये है कि मंदिर के प्रांगण में, जहां कहीं भी मंदिर का प्रांगण होगा, वहां पे वाहन से दुर्घटना के योग हैं। तो थोड़ा सा प्रशासन को इसके ऊपर सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि जहां कहीं मंदिर के दर्शनार्थी लोग आएंगे वहां पे यदि वाहन की दुर्घटनाओं के योग हैं तो इसका थोड़ा सा परेशानी प्रशासन को देखने को मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं, सब कुछ बहुत बढ़िया है इस वाले भाव में भी, क्योंकि कोई अन्य ग्रह बैठा नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि भूमि का अर्जन अपने आप ही हो जाएगा,
वाहन अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। और बहुत ही ऐसा मान लीजिए कि जहां कहीं भी जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी स्त्रियां आएंगी इस जगह पे, उनको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा और वो यहाँ पे चिंतन मनन आराम से कर सकती हैं। महिलाओं को महिलाओं से संबंधित चीजों में भी बहुत फायदा मिलेगा। ऐसी महिलाएं जिनको पीसीओडी या राहु से संबंधित अन्य बीमारियां होती हैं, वो यदि यहाँ आकर के पूजा अर्चना करती हैं तो उनको उनकी बीमारियों में भी बहुत लाभ मिलेगा। बहुत ही सुंदर ज्योतिषाचार्य जी। अब हम जानना चाहेंगे कि पांचवा भाव जो होता है वो कहा जाता है सबसे सुंदर होता है, तो पांचवें भाव के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पांचवा भाव ज्योतिष में कुंडली के सबसे सुंदर भावों में से माना जाता है। इसे त्रिकोण का भाव भी कहते हैं। त्रिकोण में 3 भाव होते हैं, 1, 5 और 9। तो ये दूसरा त्रिकोण का भाव है। ये सबसे सुंदर इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तो ये प्रेम का भाव है, प्रेम विवाह का भी भाव है, यह नौकरी या पेशे का भी भाव है, यह संतान का भी भाव है। अब आप ऐसा मान लीजिए कि यही शास्त्रीय गान का भी भाव है। यानी अगर इस मंदिर, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के आसपास ये तो जो योग बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं कि इसमें बहुत ही बड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना कहीं ना कहीं इस मंदिर के द्वारा की जाएगी, जिससे शास्त्रीय ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, उच्च ज्ञान फैलेगा लोगों में। अच्छा, इसी ही के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। प्रथम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, जिसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है, इसी भाव पर। तो बृहस्पति वृद्धि कराता है। वृद्धि बृहस्पति के होने से, और बृहस्पति गुरु है, तो अगर यदि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी और महाविद्यालय बनाए जाते हैं तो वो बहुत ही ऊंचे लेवल पे और बहुत ही बड़े लेवल पे ज्ञान का प्रसार करेंगे। एक इसमें थोड़ी सी वो है कि शनि एकादश भाव में बैठा हुआ इसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो शनि की दृष्टि जब इस तरह से पड़ती है तो संतान में कमी आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये मंदिर स्वयं तो खूब बढ़ेगा, पर जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं कि मंदिर जो होते हैं वो अपनी छोटी छोटी शाखाएं खोल लेते हैं जगह जगह पर। तो ये मंदिर ऐसा नहीं करने वाला। इस मंदिर की बहुत अधिक शाखाएं ये मंदिर नहीं खोलेगा, बहुत अधिक पीठ नहीं बनाएगा, एक ही पीठ शायद ये रखेगा, लेकिन इस मंदिर में बहुत अधिक ज्ञान का प्रसार बहुत अधिक होगा, इसमें विज्ञान का प्रसार होगा, इसमें राज तत्व का प्रसार होगा, इसमें ऐसे मान लीजिए कि यदि यूनिवर्सिटीज खोली जाती हैं तो, और कौशल, जैसा कि हमने बात की अभी कि तृतीय भाव भी में भी कौशल है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जो कौशल, छोटे लेवल से कौशल यानी कर्म कांड से शुरू करके वेदों के अंतिम ज्ञान तक भी यदि कोई बात पहुंचाती हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया में बहुत ही नाम करवा देंगी इस मंदिर का। साथ में छोटी शाखाएं रखें, बहुत अधिक शाखाएं यह मंदिर यदि रखेगा तो यह शनि की दृष्टि के खिलाफ चला जाएगा, तो फिर इस मंदिर को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। शनि बहुत अच्छे इनके नहीं हैं, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बहुत अधिक शाखाएं नहीं खोली जाएं इस मंदिर में, और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज खोली जाएं, जितनी बड़ी, और उसमें शास्त्रीय ज्ञान जरूर रखा जाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। अब मंदिर के हम छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि छठा भाव क्या है, कैसे है, विस्तार से बताइएगा ज्योतिषाचार्य जी। छठा भाव, लोग पांचवें भाव को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। मेरा अपना मानना है कि छठा भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुंडली जब भी कभी देखी जाती है तो फायदे के लिए नहीं देखी जाती। इसलिए नहीं देखी जाती कि भाई हमें क्या क्या फायदा मिल रहा है, हमें यह देखना होता है कि जो समस्याएं हमारे पास आने वाली हैं वो समस्याएं किस तरह की होंगी और उनका निराकरण कैसे किया जाएगा। तो छठा भाव जो होता है, यह भाव भी अच्छा भाव नहीं माना जाता है। ये त्रिक भाव कहलाता है। इसमें परेशानियों का भाव है। ये इसमें थोड़ी परेशानियां, जो जैसे रोग की परेशानी, ऋण की परेशानी, दुर्घटना की परेशानी, और हम देख चुके हैं कि तृतीय भाव में मैंने आपको बताया कि चतुर्थ भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से दुर्घटना, वाहन दुर्घटना के योग हैं। तो रोग, ऋण, दुर्घटना, कोर्ट केस यानी लिटिगेशन, और धोखा, जहर, इसके अतिरिक्त लॉटरी, इसके अतिरिक्त जितने भी तरह के आप नुकसान सोच सकती हैं उनका भाव भी यही है। ये अच्छा भाव भी है, लेकिन ये नुकसान का भाव भी है, और इसके कारक होते हैं केतु। और केतु कारक होने के अलावा इस ग्रह, इस कुंडली में तो केतु अपने ही कारक वाले ग्रह में, अपने कारक वाले भाव में, छठे भाव में बैठे भी हुए हैं। तो इसका मतलब केतु क्योंकि कफ कारक हैं और
बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं, हेमंत ऋतु के कारक हैं वो, तो कहीं ना कहीं कफ से संबंधित बीमारियां आती हैं। तो अभी अगर यदि हम वास्तु में और मंदिर में कफ की बात करें तो कफ क्या होता है? फंगस कफ होता है। जहां कहीं पानी इकट्ठा हो जाएगा वहां पे कफ इकट्ठा हो जाएगा, जहां कहीं जमाव हो जाएगा, जहां कहीं एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे। तो यहाँ पे इसके लिए ये चीज़ की जा सकती है कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि भाई जहाँ कहीं पानी का जमावड़ा हो रहा है उसके ऊपर बहुत ही अधिक प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा कफ जनित रोग होंगे। कफ जनित रोग होंगे तो मंदिर ठंडा होगा। अग्नि से परिपूर्ण मंदिर है और यदि यह ठंडा हो जाएगा तो ये बड़ी समस्या की बात है। तो इसलिए कफ जनित रोगों से बचाने के लिए कहीं अगर दर्पणों का प्रयोग किया जा सकता है तो दर्पण लगाने चाहिए इसमें, ताकि सूर्य की रोशनी सही समय से पहुंच सके, सही हवा पहुंच सके, कफ यानी फंगस ना लगने पाए इसके अंदर। जाले किसी भी कोने में जाले नहीं होने चाहिए इस जगह पे। साथ में कहीं भी जहां कहीं बहुत छोटी जगह है उस जगह पे बहुत अधिक लोगों को एक साथ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि वहां जमावड़ा हो जाएगा और यह कफ जनित रोग है। तो ये इससे भी बचना है। अगर इन चीज़ों से बच जाएंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। हालांकि केतु ज़रूर यहाँ बैठे हैं, कारक ग्रह हैं और यहाँ बैठे भी हैं, तो बढ़ाएंगे इस ग्रह को। रोग ऋण दुर्घटना जहर धोखे इन सब से बचाएंगे। और धोखे जहर की बेसिकली प्रॉब्लम तब आएगी जब शनि की 7.5 शुरू होगी 2027 के आसपास। उसके विषय में हम लोग फिर से बात करेंगे, विंशोत्तरी दशा और 7.5 इत्यादि के बारे में। लेकिन अभी के लिए ये है कि जो केतु हैं वो अभी भी बैठे मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए ये भी हमें परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। मंगल केतु को बहुत टाइट रखते हैं, मतलब जहां कहीं वो हुआ तो थोड़ा सा उमेट देते हैं कि भाई थोड़ा सा सही से रहिए। तो केतु को भी मैनेज रखें। केतु वैसे भी धर्म के ग्रह हैं तो इसलिए इशू नहीं है, बहुत बढ़िया होने वाला है ये भी। बस कुछ बातों का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एक, वाहन से संबंधित दुर्घटनाओं के लिए इन्हें सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से मैनेज की जाएं। दूसरा, इन्हें सोचना पड़ेगा कि किस तरह से सूर्य की पर्याप्त रोशनी हर समय वहां पहुंचती रहे, चंद्र की रोशनी वहां पहुंचती रहे, क्योंकि केतु है, फंगस आएगी ही आएगी। तीसरा, उच्च का चंद्रमा है। मंदिर के अगर हम वास्तु की बात करें तो इसमें पानी का किसी भी तरह से वेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी पानी का व्यय होगा तो यहाँ हम भूमि का अर्जन नहीं कर पाएंगे, भूमि का जो बढ़ना है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 3-4 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये मंदिर बहुत ही बढ़िया बन रहा है, बहुत ही बढ़िया चलेगा ये सब कुछ इसमें। और यूनिवर्सिटीज़ खोलें। जी, तो ज्योतिषाचार्य जी, आपने हमें बताया कि मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं कुंडली के माध्यम से अगर देखा जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अमोल दास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो मंदिर की जो विशेषताएं हैं, क्या कुछ अयोध्या नगरी के लिए वहाँ पर विशेषताएं बन रही हैं।